अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में कार्य, ऊर्जा और शक्ति हम पढ़ रहे थे। आज लेक्चर नंबर 8 हमारा। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमने जैसे कि पिछली क्लास में स्थितिज ऊर्जा को लेकर बहुत सारी बातें करी थी बेटा, तो वही बातें आज हमें कंटिन्यू करना है और हमें साम्य अवस्था पे चर्चा करनी है। साथ ही साथ हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी देखेंगे, है ना, मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है वह भी हम देखने वाले हैं। चलिए बेटा, तो हम क्लास शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है हमने अदिश गुणनफल पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था A.B कैसे करते हैं, फिर हमने उसके बाद में कार्य पे बहुत गंभीरता से चर्चा करी, बहुत सारा डिस्कशन कार्य भी किया। फिर उसके बाद में बेटा हमने ये कार्य और गतिज ऊर्जा प्रमेय पढ़ा, मतलब जो भी हमारा कुल कार्य होता है वह गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, यह हमने जाना, समझा और पहचाना। फिर उसके बाद में हमने पिछली क्लासेस में संरक्षी, असंरक्षी और केंद्रीय बल के बारे में जाना, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने ये देखा था कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल में क्या अंतर होता है, और संरक्षी बल और असंरक्षी बल में हमने स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जब भी संरक्षी बल क्षेत्र होता है तो उसमें किया गया कार्य जो होता है ना, अगर हम संरक्षी बल के द्वारा कार्य देख रहे हैं तो उस कार्य के संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में चले जाता है। हमने देखा था -W कंजर्वेटिव जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है बेटा। फिर उसके बाद में हम आज की क्लास में स्थितिज ऊर्जा साम्य अवस्था पे चर्चा करेंगे, और फिर आज ही की क्लास में हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम देखने वाले हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट क्लास में हम शक्ति पढ़ेंगे। चलिए बेटा, तो हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम साम्य अवस्था और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम देखने वाले। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जो पहले पढ़ रहे थे और हम जो आज पढ़ने वाले उसमें क्या संबंध है। देखिए बेटा, साम्य अवस्था के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही बताया था। मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था कि अगर एक वस्तु पे F नेट या F परिमाणी शून्य हो जाए, F नेट या F परिमाणी क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो विराम अवस्था में है, या हम कह सकते हैं वो साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था कहने का मतलब क्या है कि वह वस्तु पर परिमाणी बल शून्य आ चुका है, वो वस्तु हिलने वाली डुलने वाली नहीं है, अपने आप वह हिलने वाली नहीं है। तो अगर मैंने आपको बताया था कि F परिमाणी शून्य होना चाहिए, तो इसका हमने स्थितिज ऊर्जा से संबंध देखा था। तो स्थितिज ऊर्जा से क्या संबंध देखा था सर जी? स्थितिज ऊर्जा से हमने संबंध देखा था कि du/dx जो होता है उसका नेगेटिव जो होता है वह बल के बराबर होता है। तो अगर मुझे बल कहीं को शून्य करना है, तो अगर मुझे स्थितिज ऊर्जा पता है तो मुझे स्थितिज ऊर्जा में du/dx मतलब स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन x के साथ शून्य करना होगा, है ना। तभी क्या होगा, तभी मेरा F नेट शून्य होगा, परिमाणी बल शून्य आएगा। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन है, इसको हम और गंभीरता से और थोड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। मान के चलिए कि मैंने यहां पर देखो एक ग्राफ बनाऊंगा, इसी से सारी बातें रहेगी, है ना। मान के चलिए कि कहीं पर स्थितिज ऊर्जा इस तरीके से परिवर्तित हो रही है। ये मेरा u और x के मध्य ग्राफ बनाया है, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। जैसे देखो भैया, यहां पर ये ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, यहां पर से वस्तु शुरू हुई है ना। इस ग्राफ को आप प्रैक्टिकली ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो आप प्रैक्टिकली ऐसा फील ले सकते हो इस ग्राफ का कि सर जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ रही थी तो वस्तु पहले ऊपर चढ़ी, उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हुई, फिर वस्तु नीचे गई, उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हुई, और फिर वस्तु आगे गई और उसके बाद में समतल सतह आ गई और वस्तु ऐसे सीधे आगे बढ़ती जा रही है। इसका ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकल फील टाइप भी हम ले सकते हैं। चलिए, तो सर अगर ये फील आया तो अब क्या? देखो बेटा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें ऐसे कितने बिंदु, अब इन सबको गोली मार दो इन सबको, इन सबका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हम क्यों पढ़े वो भी हम समझेंगे, लेकिन इन सबको गोली मारो। और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यार ये बताओ कि इस पूरे पथ पर
क्या ऐसे कुछ बिंदु आ सकते हैं जहां पर अगर मैं वस्तु को रखूं तो वह रखी रह जाए, वह हिलडुल ना करे, या वह परिमाणी बल उस पर शून्य हो जाए, या आसान भाषा में कह सकता हूं वह साम्य अवस्था में आ जाए। कैसे आ जाए? साम्य अवस्था में। तो देखो, क्या ऐसे बिंदु संभव है? हाँ जी सर, बिल्कुल। कैसे सर? यहां रख दो। अब मैंने ऐसा बोला कि ये उठाकर, अब ये क्या रास्ता है? मैं एक वस्तु को उठाकर मैं यहाँ रख दो बॉल को। हाँ सर, यहां पर रखोगे तो यह रखी की रखी रह जाएगी। इस बिंदु को मैं बोल देता हूं सी। इस बिंदु को क्या बोलता हूं? सी। सर ए बोलना चाहिए। अरे हाँ बेटा, इधर वाले को ए बोलूंगा मैं। इधर भी होगा, इधर भी होगा। अच्छा चल सोच, यहां पर अगर मैंने इस बिंदु, ये कोई भी एक बिंदु है, उस पर मैंने इस बॉल को रखा होता तो क्या होता? सिर नीचे लुढ़क जाती। अच्छा, यहां पर कहीं रखा होता तो सर फिर से नीचे लुढ़क जाती। अच्छा, यहां पर रखता तो, हाँ सर, अगर आपने यहां पर रखा होता तो ये रखी की रखी रह जाती। इसे हम बोल रहे हैं बिंदु बी। क्या बोल रहे? बिंदु बी। क्योंकि अगर आपने यहां रखा तो ये ऐसा कटोरे जैसा, ऐसा कटोरे जैसा, कटोरे में ऐसे बॉल को ले जाकर रख दिया। अभी अगर आपने ध्यान दिया, जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो उसमें 3 फोटो बने हुए थे, है ना? वही तीनों फोटो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको। तो ये कटोरे में बॉल रखी है, रखी की रखी रहेगी। यहाँ रखी तो ये नीचे लुढ़क जाएगी सर, यहाँ रखी तो भी नीचे लुढ़क जाएगी, यहाँ रखी, है ना, यहाँ पर रखी तो नीचे लुढ़क जाएगी, यहाँ रखी तो भी नीचे लुढ़क जाएगी। अच्छा सर, और कहां रखूं मैं इसे? और कहां रखूं सर में से? एक काम कर बालक, तू इसे यहां पर रखते, उच्चतम बिंदु पर। सर लुढ़क जाएगी? नहीं लुढ़केगी। अगर मान के चल, ऐसा कभी क्या तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कटोरा हो, है ना, एक काम करो, घर में कटोरा निकालो, उसके ऊपर एक छोटी सी बॉल रख दो, तो रखोगे तो गिरेगी नहीं। अगर यहां रखोगे तो गिर जाएगी, यहां रखोगे तो गिर जाएगी, लेकिन यहां रखोगे तो रखी रह जाएगी। हल्का सा तुमने हिलाया तो नीचे गिरेगी, लेकिन वह रखी तो रह जाएगी। मतलब क्या पता चला? मतलब ये पता चला सर जी, यह पता चला कि यहां पर एक ऐसा बिंदु मिलेगा हमें जिसे आप बोल रहे थे कि मैं बोलूंगा बिंदु ए। तो इस बिंदु पर क्या होगा? इस बिंदु पर भी अगर हमने बॉल रखी, यहां रखी और यहां रखी, तो तीनों अवस्थाओं में यह साम्य अवस्था में रहेगी, या मैं बोल सकता हूं इस पे परिमाणी बल शून्य है। तो देखो यार, किसी भी प्रकार का ग्राफ बना दूं मैं इस दुनिया में, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा हो जाए, यही 3 कंडीशन पॉसिबल होगी जिस पर मैं ऐसा मान सकता हूं कि वस्तु साम्य अवस्था में रहेगी, है ना। देख, या तो ऐसा कर्व हो, या तो ऐसा वक्र हो, है ना, ऐसा वक्र हो, या ऐसा वक्र हो, या सीधा वक्र हो, है ना। तो इन तीनों ही कंडीशन में स्थिति हो सकती है कि बॉल वहां पे रुकी रहे, वरना हमेशा चल देगी। यहां कहीं भी रखो चल देगी, यहां रखोगे इधर आ जाएगी, यहां रख दोगे इधर गिर जाएगी, उधर रखोगे तो वहां पर, यहां पर रखोगे तो ये यहां पर, ये इस पूरे पर रखी रह जाएगी। तो ये 3 बिंदु मैं बना सकता हूं। अच्छा सर, अब क्या आगे? देखो बेटा, अब यहां पर ये जो 3 प्रकार की स्थिति आई है, इन तीनों में अंतर क्या है पहले तो हम ये समझते हैं, है ना। एकदम आराम से एक चीज समझेंगे, इन तीनों में क्या अंतर है। तो इन तीनों का अंतर समझने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर इन तीनों अवस्थाओं को अलग अलग बना रहा हूं। जैसे यहां पर एक अवस्था थी, यहां पर एक दूसरी अवस्था थी, और यहां पर एक तीसरी अवस्था थी, है ना। तीनों को मैंने अलग अलग करके बना दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा था, एक ऐसा था और एक सीधा था। तो यहां पर क्या होगा बेटा कि अगर मैंने इसे बॉल को रखा तो इस पे एफ परिमाणी क्या है? एफ नेट तो सर 0 है इस स्थिति में। अच्छा, यहां पर बॉल को रखा तो क्या होगा? सर यहां पर बॉल को रखा तो एफ नेट यहां भी 0 होगा। देख, मैं ये निकालना चाह रहा हूं इस दुनिया में क्या क्या संभव है। इस दुनिया में यही 3 संभव है। कुछ भी सोच ले, है ना। अगर तेरी गेंद कहीं पर जाके रुक गई, वक्रता या रुक गई, तो वहां पर इन तीनों में से ही कोई सी अवस्था संभव होगी, और इसके अलावा और कोई संभव नहीं है इस दुनिया में। और अगर सर गेंद यहां पर है तो यहां पर भी एफ नेट 0 होगा। मतलब कि तीनों कंडीशन में सर परिमाणी बल तो 0 होना चाहिए, तभी यह साम्य अवस्था कहलाता है। अच्छा, अब इन तीनों में अंतर क्या है मालूम है तुम्हें? इन तीनों सबसे बड़ा अंतर यह है कि अगर तुमने इसे यहां से थोड़ा सा लुढ़का दिया तो यह लुढ़क जाएगा। यह कभी भी इसमें, ये जो देखो, ये जो बिंदु है, जिस बिंदु की मैं बात कर रहा हूं जहां पे साम्य अवस्था है ना, इसे हम कहते हैं कि यह इसका इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था का बिंदु है। ठीक है, कैसा बिंदु है? साम्य अवस्था का। वहां पे साम्य अवस्था है।
वहां पे परिमाणी बल शून्य है। तो यह कभी भी लौट कर इसका जो माध्य बिंदु है, मूल बिंदु है या साम्यावस्था का बिंदु है, उस पर लौटकर कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अपने मूल बिंदु पर कभी नहीं लौटेगी। अगर इसे हिला दिया तो यह मूल बिंदु पर या साम्यावस्था बिंदु पर नहीं लौटेगी। तो इसलिए ये अगर आपने इसे हिलाया तो इधर गिर जाएगी या इधर हिलाया तो इधर गिर जाएगी। अच्छा सर, यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर आपने सर इसे हिलाया, ओहो ये तो प्यार इसका यही है, इसका प्यार यही है। आप इसे कहीं भी हिलाओ, कहीं भी डलाओ, ये लौट कर वापस यहां पर आ जाएगी। तो यह मूल बिंदु पर सदैव लौट कर आएगी, मूल बिंदु पर सदैव लौटेगी। वस्तु मूल बिंदु पर सदैव लौटेगी। यहां पर क्या है, यहां पर अगर आपने इसे हिलाया डुलाया तो ये वापस से लौट कर नहीं आएगी। ये क्या है, ये कैसी अवस्था है? यहां पर तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी है, तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी है, ये रुकी हुई है, लेकिन ये तुम्हारी नहीं थी। जरा ही कुछ किसी ने आके बाह्य बल लगाया, ये चली गई, ये चली गई। और जाने वाले को कौन रोक सकता है? और ये ऐसी जाएगी कि कभी लौटकर नहीं आने वाली है। ये अब तेरे पास से चली गई, भूल जा इसे। लेकिन तुम्हें लगा कि ये भी तुम्हारी है, लेकिन ये वास्तविकता में तुम्हारी थी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इसे हिलाया डुलाया तो ये वापस तुम्हारे पास लौट कर आएगी, मूल बिंदु पर या यहाँ पर साम्यावस्था का बिंदु है, वहां पर लौटकर वापस जरूर आएगी ही आएगी। मतलब कि क्या हुआ कि यहां पर सर आप इसे हिलाए डुलाए, ये हमारे पास ही रहेगी, ये हमेशा, यह सच्चा प्यार है, ये हमेशा लौट कर आएगी। और ये क्या है सर चक्कर? ये क्या चक्कर है बेटा? ये सबकी है। हाँ, ये सबकी है। तो इसको थोड़ा सा लुढ़का दे, जहां बोलेगा वहां रुक जाएगी, यहाँ रुक जाएगी, यहाँ रुक जाएगी, जहां बोलोगे वहां रुकती जाएगी। ठीक है, तो यह तुम्हारी है, तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन ये तुम्हारी नहीं है। या इस स्थिति में यह सदैव तुम्हारी है। तुम इसे कहीं भी लौटा कर ले जाओ या कहीं भी हिला दो, कहीं भी छोड़कर आ जाओ, वो तुम्हारे पास जरूर वापस आएगी। लेकिन यह सबकी है, सार्वजनिक। बिल्कुल, देखो। तो अब इन तीनों कंडीशन में अंतर क्या है? अंतर क्या है यहां पर? इस स्थिति को देखो, यह भी साम्यावस्था की स्थिति, ये भी साम्यावस्था, ये भी साम्यावस्था, क्योंकि वो तीनों स्थिति में रुकी भी तो थी। जब हमने हिलाया तब पता चला, डुलाया तब पता चला, अच्छा कौन हमारी कौन नहीं है ना। जब कठिनाइयां आएगी जीवन में तभी तो पता चलेगा, है ना, कि ये हमारे साथ रुकी नहीं रुकी, ये रुकी नहीं रुकी, वो रुकी नहीं रुकी। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इन तीनों साम्यावस्थाओं को नाम दिया गया, इसे बोला गया अस्थायी साम्यावस्था। इसे क्या बोला गया? अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी साम्यावस्था। अस्थायी क्यों बोला गया? क्योंकि ये तुम्हें लगा कि ये तुम्हारी साम्यावस्था है, लेकिन यह अस्थायी है। मतलब यह अगर तुमने थोड़ा भी डगमगाया तो यह चली जाएगी। ये जो स्थिति होती बेटा, इसे हम बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। स्थायी साम्यावस्था, या इसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं अंग्रेजी में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये क्या? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था मतलब होता है इक्विलिब्रियम, अस्थायी मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या है सर? यह है उदासीन साम्यावस्था। उदासीन साम्यावस्था या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्लियर है इतनी सी कहानी? तो ये तीन प्रकार की साम्यावस्थाएं संभव है इस दुनिया में।
अच्छा सर, अब ये तो हमने पहचान लिया, जान लिया और समझ लिया कि साम्य अवस्था कितने प्रकार की हो सकती है। अब हमें अगर ये फोटो दे दे तो मजा आ जाए जिंदगी में। अगर सवाल वाला हमें फोटो दे दे तो मजा आ जाए जिंदगी में। हम देख के बता दे अच्छा ए पर साम्य अवस्था है, बी पर नहीं है, सी पर है ना। जैसे यहाँ पे मुझे पता चला अच्छा ए पर होगी सर, बी पर होगी, सी पर होगी, है ना। और कौन सी होगी ये भी मुझे समझ में आ गया। सर ए पर कौन सी साम्य अवस्था है, अस्थायी है, बी पर स्थायी है, सी पर उदासीन साम्य अवस्था है। तो यहां पर ये तो तीनों समझ में आ गए, लेकिन हमें वो हमेशा ऐसा ग्राफ बनाकर नहीं देगा। हमें स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का एक समीकरण दे देगा। क्या दे देगा, एक समीकरण। फिर हमें पहचानना होगा कि यार कहां पर स्थायी, कहां पे अस्थायी और कहां पे उदासीन साम्य अवस्था है। तो कैसे पहचानेंगे? तो देखो बेटा, उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है। देखो बेटा जी, जहां पर भी ध्यान समझ, अभी ग्राफ से और जो समीकरण है उनके बीच में हम मेल बिठा रहे हैं। जहां पर भी साम्य अवस्था है वहां पर देखो इसका जो ढाल है वह शून्य हुआ है। बोल सकता हूं क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ढाल शून्य हुआ है। तो कौन सा वक्र है सर? यूएक्स वक्र है। कौन सा वक्र है? यूएक्स वक्र है। तो यूएक्स वक्र का ढाल शून्य होगा। मतलब क्या होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं यूएक्स वक्र का ढाल शून्य है ना। कौन सा वक्र है? सबसे पहली बात तो यूएक्स वक्र है। यूएक्स वक्र का ढाल क्या हो गया भैया? शून्य हो गया। मतलब कभी भी हमें पहचानना है, जानना है, सोचना समझना है कि अरे भैया हमें जो समीकरण दिया उसमें साम्य अवस्था संभव है या नहीं है। तो सबसे मिनिमम कंडीशन क्या होगी कि यूएक्स वक्र का ढाल जो है वो शून्य होना चाहिए। और अगर मेरे किसी प्यारे बच्चे को याद हो कि सर ने ये ऑलरेडी पढ़ाया है, याद करो हमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट। मैक्सिमा मिनिमा, हाँ, अरे उच्चतम और न्यूनतम। देख, जहां पर उच्चतम बिंदु है, मतलब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, वहां पर अस्थायी साम्य अवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं। जहां पर ए मतलब क्या है? जहां पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है वहां पर क्या है? अस्थायी साम्य अवस्था है। और जहां पर, अभी सी को नहीं समझते हम, पहले ए और बी को अच्छे समझ लेते। जहां पर यू मिनिमम है, यू मिनिमम मतलब कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, वहां पर क्या है भैया? वहां पर स्थायी साम्य अवस्था है और यहाँ पर अस्थायी साम्य अवस्था है। तो हमें ऑलरेडी मैक्सिमा मिनिमा करना आता है। याद करो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो मिनिमा जो होता है उसके लिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उस बात का भी फील मैं तुम्हें दिला ही देता हूं। देखो ध्यान से। पहले तो ये बताओ कि यहाँ पर ये जो वक्र है ये रो रहा है या हंस रहा है? सर ये इतना हिस्सा जो है ये रो रहा है, इसकी ढाल यहां से यहां तक कम होती जा रही है। ढाल क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ढाल का परिमाण कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो सर हम बोलेंगे ढाल कम हो रही है। तो यहां पर यूएक्स ग्राफ की ढाल क्या है? सर यूएक्स ग्राफ की ढाल है डी बटा डी एक्स। क्या है? डी बटा डी एक्स। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूं इतने पोर्शन के लिए तो ढाल कम होती जानी चाहिए। तो मतलब ढाल क्या होती है? ढाल होती है सर डी बटा डी एक्स। तो ढाल का जो परिवर्तन होना चाहिए एक्स के साथ, है ना, ढाल का परिवर्तन x के साथ। इसको मैं अलग से इधर से एक बार लिख के बताता हूँ। देखो डरना मत, बिल्कुल भी साथ देना, है ना, वरना मेरे को क्या चाह रहा है मैं इसे बता दें कि याद कर ले। दुनिया ऐसे ही बताती है ना। कोई सा वीडियो खोल के देख बोले ये बताते ये ऐसा होता है। अच्छा देख बेटा जादू, ये याद कर ले, जादू कबूतर जरूर निकलेगा इसमें से। अबे कबूतर नहीं निकलेगा इसमें से, जादू नहीं चल रहा है कोई। ध्यान समझ क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर ये अधिकतम मान है। तो अधिकतम मान कब आया, न्यूनतम मान कब आया या सी कब आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन डी बटा डी एक्स 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढाल शून्य, यहाँ पे ढाल शून्य, तभी साम्य अवस्था संभव है। पहली बात। दूसरी बात है कि सर अस्थाई स्थाई कैसे देखें, या अधिकतम और न्यूनतम का बिंदु। अगर जिन बच्चों को याद है उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, जिनको याद नहीं है और भी बेहतर कंसेप्ट समझना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ढाल का परिवर्तन x के साथ क्या लिखोगे? ये बताओ पहले तो। ढाल का परिवर्तन
सापेक्ष क्या लिखा जाएगा? तो सर जैसे देख ध्यान समझना, u का परिवर्तन x के सापेक्ष क्या होता? du बटा dx। अब मैं ढाल का परिवर्तन x के सापेक्ष करना तो लिखना पड़ेगा d बटा dx, और यहाँ पे ढाल लिखना पड़ेगी क्योंकि ढाल का परिवर्तन देख रहा हूं मैं तो। अच्छा ढाल क्या है? ढाल है सर, ढाल खुद ही du बटा dx है। ओ हो, तो यहाँ पर डबल आ गया, मतलब डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा d स्क्वायर u बटा dx का स्क्वायर, है ना, मतलब कि d स्क्वायर u बटा dx का स्क्वायर मतलब ढाल का परिवर्तन। तो देख यहाँ पे ढाल क्या हो रही है, ये पूरे इसमें ये रो रहा है, ये रो रहा है, हंस रहा है, ये सब कुछ सिखाया था मैंने तुम्हें कि अगर ये यहां से यहां तक देखे तो सर ये रो रहा है, मतलब ढाल कम होती जा रही है, ढाल कम होती जा रही है। मतलब इस पूरे रीजन के लिए मैं समझू तो d स्क्वायर u बटा dx का स्क्वायर जो होगा वो लेस देन 0 होगा। क्या होगा? लेस देन 0 होगा। इसी प्रकार से यहां पर देखा जाए तो ये हंस रहा है, इस पूरे वक्र में ये हंस रहा है, मतलब इसका ढाल का परिवर्तन जो है x के सापेक्ष वह ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। यही कंडीशन मैंने तुम्हें दोनों बताई थी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। क्या बताया था कि अगर अधिकतम मान चाहिए हो तो d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर जो होना चाहिए वो लेस देन 0 होना चाहिए। न्यूनतम मान के लिए d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैंने तुझे आज समझा दिया कि यहां पर इसका ढाल कम हो रहा है तो इसमें ढाल का परिवर्तन x के सापेक्ष लेस देन 0। क्यों? क्योंकि कम होते जा रहा है। इसी प्रकार से यहां पर अगर ये बढ़ता जा रहा है तो इसका परिवर्तन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अबे जो चीज बढ़ रही है वो पॉजिटिव में आएगी, जो चीज कम हो रही है वो नेगेटिव में आएगी, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। और फिर यहां क्या होगा? यहां पर d स्क्वायर u बटा dx का स्क्वायर जो होगा वह 0 हो जाएगा। और फील दिलाता हूं देखो ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन मुझे पता चल गई। सबसे पहले मेरे को करना होगा, अभी सवाल करेंगे तब जाके बातें और समझेगी, है ना। इसमें मुझे पता चला कि d स्क्वायर u बटा dx स्क्वायर जो होगा सर यहाँ पे आपने बताया लेस देन 0 होगा। इसमें d स्क्वायर u बटा dx स्क्वायर जो होगा सर आपने बताया ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पर सर d स्क्वायर u बटा dx स्क्वायर जो होगा वह 0 होगा आपने बताया सर, लेकिन थोड़ा सा कम फील आया। कोई बात नहीं बेटा, ध्यान समझना और फील दिलाता हूं। अब एक और तरीके से फील लेते हैं हम इसका ना। मुझे पता है इसका फील थोड़ा सा अभी धीरे से आएगा, लेकिन इसका जब फील आएगा तो जिंदगी हिल जाएगी, मजा आ जाएगा। देख बता, चलो देखो यहां पर अस्थायी साम्यावस्था के लिए एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ध्यान से समझना, कंडीशन समझ रहे हैं। अगर यहां पर मैंने इसे, है ना, ध्यान समझना, अगर मैंने इसे इस तरफ विस्थापित किया, मतलब कि मेरे पास ये बॉल थी, ये बॉल को मैं इधर ले गया, मतलब कि मैं इसे नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा हूं। अरे मतलब सर नेगेटिव में छोड़ने, अरे तो ले किस तरफ जा रहा हूं? इस तरफ लेकर जा रहा हूं। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है, अगर मान के चल मैंने बोला इसे शून्य मान ले, अभी के लिए शून्य मान ले, तो इधर की तरफ ले गया। तो अगर मैं इसे जिस तरफ ले जा रहा हूं, मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने इसमें बोला कि इसका विस्थापन करो। एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन बता रहा हूं अस्थायी साम्यावस्था के लिए कि अगर इसका विस्थापन हमने नेगेटिव दिशा में किया, अगर इसका विस्थापन हमने नेगेटिव दिशा में किया तो इसमें बल कहां लगेगा ये बताओ? बल कहां लगेगा? बल भी सर इसी दिशा में, मतलब कि नेगेटिव दिशा में लगेगा। इसी प्रकार से अगर मैंने इसका विस्थापन पॉजिटिव दिशा में किया होता तो बल कहां लगता? सर बल भी पॉजिटिव दिशा में लगता। देखो ध्यान से, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्योंकि सर अगर आपने इसे इधर विस्थापित किया तो बल भी इधर ही लगेगा और ये नीचे गिर जाएगा। यहां ऐसा नहीं है। अब तुझे अंतर समझ में आएगा कि अगर सर मैंने इसे इस तरफ विस्थापित किया, इसमें इस तरफ विस्थापित किया, तो इसमें बल जो है x अगर विस्थापन इस दिशा में हुआ है तो इस पे जो बल जो है बेटा वो इस दिशा में लग रहा है। देख क्या मैं सच बोल रहा हूं? इसी प्रकार से अगर मैंने इसमें विस्थापन इस दिशा में किया तो इसमें जो बल है वो विपरीत दिशा में इस तरफ लग रहा है। मतलब कि देख यहाँ पर ये जो बल इसे वापस लेकर आएगा, कौन सा बल होगा, कहां से आएगा, कहां को जाएगा, तुझे कुछ मतलब नहीं है, बस कोई बल है।
तो यहां पर अगर मैं समझूं कि सर आपने इसे इधर घुमाया तो इसे भगा देगा, चल जा निकल, दूर हो जा मेरी दुनिया से, दूर हो जा मेरी नजरों से, तो ये ऐसी चीज जो इसे दूर कर दे तो उधर की तरफ गई है, तो जा निकल जा, तो उसके लिए बल भी उधर ही लगना चाहिए। अब इसे लौट कर वापस आना है सदैव तुम्हारे पास, लौट कर अगर तुम्हारे पास सदैव आना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए सर, अगर इसे लौट कर मेरे पास आना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि अगर मैं बल लगा रहा, मैं विस्थापन मतलब इसको मैंने इधर खसकाया तो बल इधर लगे, इधर खसकाया तो बल इधर लगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि अगर x यहां पर इसमें उल्टा होगा कि x पॉजिटिव दिशा में होगा तो बल नेगेटिव दिशा मतलब उल्टी दिशा में लगेगा, बल यहां पर लगेगा नेगेटिव दिशा में। इसी प्रकार से अगर मैंने यहां पर x को करा नेगेटिव दिशा में तो बल लगेगा पॉजिटिव दिशा में। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस में से ये एक कंडीशन है स्थायी और अस्थायी साम्यावस्था के लिए, क्या कि अगर यहां पर f पॉजिटिव दिशा में है, सॉरी विस्थापन नेगेटिव दिशा में है तो f पॉजिटिव दिशा में होगा, और इसी प्रकार से अगर यहां पर x जो है वो पॉजिटिव में है तो बल नेगेटिव दिशा में होगा। क्लियर है कहानी? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा है? इसमें कहीं भी ले जाओ बल शून्य होगा, x पॉजिटिव में हो या नेगेटिव दिशा में हो बल शून्य ही होगा, फोर्स 0 होगा या बल शून्य ही होगा, इतना 100% है। ठीक है, तो अस्थाई और उदासीन समझने के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमें कोई समीकरण दिया जाता है तो उसमें du बटा dx को शून्य करना पड़ेगा, मतलब को बल को शून्य करना है, हमें बल को क्या करना है, शून्य करना है। तो अगर बल शून्य कर पाए हम तो वहां पर du बटा dx शून्य कर देंगे और फिर वहां से हम देखेंगे कि कहां पर स्थायी है, कहां पर अस्थायी और कहां पे उदासीन है। तो उसके लिए क्या करना होगा, du स्क्वायर बटा dx स्क्वायर लेस देन 0, du स्क्वायर बटा dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 स्थायी के लिए और वह अस्थायी के लिए। और कॉमन सेंस से कैसे पहचानेंगे कि सर मैंने उधर धक्का लगाया तो बल इधर लगे, इधर धक्का लगाया बल उधर ही लग जाए, तो उधर धक्का लगाया उधर ही बल अस्थायी, इधर धक्का लगाया बल इधर विपरीत दिशा में तो स्थायी साम्यावस्था आ जाएगी। क्लियर है? तो साम्यावस्था को लेकर ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए ना। देखो जैसे मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आपने इसे इस अवस्था से हिलाया तो बल इधर लग रहा है, उसका बल भी इधर लग रहा है। देख यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर और फील के साथ यहाँ पर लिख देता हूं मैं। यहां पर तो क्या है, यहां पर तो बल शून्य है, लेकिन यहां पर बल इधर खसका तो बल इधर है, इधर खसका तो बल इधर है, मतलब कि नेगेटिव का बल नेगेटिव में, पॉजिटिव दिशा का बल पॉजिटिव में। इसमें क्या होगा, यहां पर तो सर बल शून्य है, लेकिन अगर आपने इधर खसकाया तो बल इधर लगेगा, इधर लगाया इधर लगे तो बल इधर, इधर लगे तो बल इधर, विपरीत दिशा में लगेगा, है ना। बीच में तो बल शून्य है। अरे भैया इतनी मेहनत से समझाया, कुछ पल्ले पड़ा, मजा आया जिंदगी का। चलो अब इस पर सवाल कैसे आएंगे सर, तो देखो बेटा, है ना, सवाल करने से पहले जो भी सब कुछ मैंने पढ़ाया वह सब कुछ एक बार यहाँ पर हम एक टेबल के रूप में जान लेते, समझ लेते, है ना। स्थिति स्थायी साम्यावस्था क्या थी, यदि कण को किसी स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं और कण पर लगने वाले बल उसे पुनः प्रारंभिक स्थिति में ले आते या मूल बिंदु पर ले आते हैं तो कण की यह स्थिति जो होगी वह स्थायी साम्यावस्था कहलाती है, ये हमने देखा। इसी प्रकार से अगर आपने इसे विस्थापन किया, है ना, या थोड़ा सा विस्थापित करते हैं और कण पर लगने वाले बल उसे साम्यावस्था से और दूर ले जाए, साम्यावस्था से और दूर ले जाए, है ना, या और दूर ले जाने का प्रयास करे तो वो क्या हो जाएगा, अस्थायी साम्यावस्था। और उदासीन में क्या होगा, सर यदि कण को किसी स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, कण किसी बल का अनुभव ना करे ना, जहां वो अपनी जिंदगी मस्त है ना, तुम जहां रखोगे वहां सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास, तथा विस्थापित स्थिति में भी साम्यावस्था में रहे, है ना, जहां रखोगे वहां साम्यावस्था बन जाएगी उसकी, तो वो उदासीन साम्यावस्था होती है। फिर क्या होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्थायी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, अस्थायी में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम। ये फिजिक्स में हजारों बार काम आने वाला, करोड़ों बार काम आने वाला है। क्या कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, किसमें, अस्थायी में, और स्थितिज ऊर्जा नियत होती है उदासीन में।
इसी प्रकार से बल du बटा dx क्या होगा, शून्य होगा। du बटा dx तीनों में शून्य होना चाहिए। इसमें d स्क्वायर u बटा dx स्क्वायर जो होगा वो धनात्मक मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा और यहाँ पर d स्क्वायर u बटा dx स्क्वायर शून्य होगा। ठीक है, या जिसे हमने इसको समझा वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, du बटा dx में परिवर्तन की दर धनात्मक हो और du बटा dx में परिवर्तन की दर ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, परिवर्तन मतलब कि ढाल का परिवर्तन x के साथ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर du बटा dx में परिवर्तन की दर शून्य हो जाए। यही सब कुछ जाना, पहचाना और समझा। 2 से 3 बार देख सकते हो जो सब कुछ मैंने सिखाया, समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए भैया, अब हम कुछ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं इन सभी चीजों की। स्थायी यहाँ पर हमको एक स्थितिज ऊर्जा बोलिए संरक्षी निकाय की स्थितिज ऊर्जा, हाँ स्थितिज ऊर्जा दी हुई। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा बोल रहा है मतलब कि देखो साम्य अवस्था जो है वो किसके लिए है, वह सब कुछ जो है वह कैसा बल होना चाहिए, संरक्षी बल होना चाहिए। सबसे बेसिक सी बात थी है ना कि स्थितिज ऊर्जा हमने डिफाइन ही किसके लिए करी थी, संरक्षी के लिए। तो सारी कहानी भी पढ़ी वो संरक्षी बल के लिए ही है। अब हम सारी संरक्षी बल के लिए ही बातें करेंगे। संरक्षी बल का हो गया भैया, बस बहुत नुकसान करवा दिया। U बराबर ax स्क्वायर माइनस bx दिया हुआ, स्थितिज ऊर्जा का समीकरण दिया। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया, समीकरण दिया है। फिर बोला a और b नियतांक है तो ज्ञात करो बल का व्यंजक। तो सबसे पहले हम बल का व्यंजक ज्ञात करते हैं। आसान सा चुटकी बजाओ, आंसर पाओ सवाल। a स्क्वायर माइनस bx, बल क्या होगा सर, बल होगा माइनस du बटा dx, माइनस du बटा dx बल होगा। तो क्या कर सकते हैं, माइनस का चिन्ह लगाओ, यहां पर हो जाएगा 2ax, फिर आधे से फेल गए। अब बिल्कुल राइट है जैसे हो तुम। ये a x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हाँ कहीं भी फैल जाओगे। माइनस b, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन क्या होगा, 1 होगा सर, बस। तो ये बल का व्यंजक क्या आ गया, ये आ गया सर माइनस 2ax। देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बल आ गया। फिर बोला है कि यहां पर साम्य स्थिति ज्ञात करो। साम्य स्थिति मतलब क्या होता है, साम्य अवस्था का बिंदु या साम्य स्थिति हमारा मूल बिंदु। साम्य स्थिति क्या होगी, जहां पर ना आप चाहो तो इसको डेफिनेशन में भी से लिख सकते हो, कॉपी में भी। साम्य स्थिति क्या होती है, जहां पर एफ नेट शून्य हो। तो यहां पर ए पार्ट हो गया, बी पार्ट चुटकी बजाओ, आंसर पाओ। एफ को क्या करना है, शून्य करना है। चलो नेट लिखते हो, अरे बात बराबर ही है भाई, ये भी नेट ही है। तो माइनस 2ax प्लस बी बराबर हो गया 0 के। तो क्या हो जाएगा, यहां से इसे उधर ले जाओ सर, तो ये हो जाएगा माइनस 2ax बराबर माइनस बी, या x का मान निकालना है हमें, है ना। ये क्या है, x का मान निकालना होता है, स्थिति निकालनी है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये होगा माइनस बी अपॉन में माइनस 2a, माइनस बी अपॉन में माइनस 2a। तो ये तो कट गया, तो x का मान आ गया सर b बटा 2a। मतलब b बटा 2a पर साम्य अवस्था होगी, साम्य अवस्था होगी। और कैसी साम्य अवस्था होगी ये तो पूछा ही नहीं, उससे तो मैं क्या बताऊं। बता सकते वैसे कैसी साम्य अवस्था होगी, है ना। उसने साम्य अवस्था की स्थितिज ऊर्जा पूछी, लेकिन हम बता देते, भला कर दिया तेरा, जा जा जा, तूने पूछा नहीं फिर भी हम तुझसे बता देते। देख यहाँ पर कैसी साम्य अवस्था होगी, पूछा नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूं, है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना बेफालतू में। कैसी साम्य अवस्था होगी, ये अलग कलर के पेन से लिखेंगे जो पूछा नहीं है हमें। साम्य अवस्था का प्रकार क्या होगा, साम्य अवस्था का प्रकार देखेंगे सभी बच्चे बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से। सर साम्य अवस्था का प्रकार कैसे देख सकते हैं, आपने निकाला यहाँ पर करना होगा डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स स्क्वायर, है ना, ये निकालो। देखो या इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स स्क्वायर को। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे कि सर आपने बल का जो व्यंजक निकाला ना, बल का व्यंजक निकाला, उसे ही डिफरेंशिएट कर रहे हो एक बार फिर से। क्या बोल दिया ये मैंने अचानक से, देख ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये था d बटा डी यू डी एक्स, और ये क्या होता है, ये होता है d बटा डी एक्स। और बेटा डी यू बटा डी एक्स क्या था सर, माइनस एफ था।
या मैं इसे माइनस बाहर फेंक के डी यू बटा डी एक्स भी लिख सकता हूँ, डी एफ बटा डी एक्स भी लिख सकता हूँ। ये और ये एक ही चीज लिखी है बच्चा, डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स स्क्वायर जो होगा माइनस डी एफ बटा डी एक्स के बराबर होगा। उड़ गए तो थे, क्यों? क्योंकि डी यू बटा डी एक्स माइनस एफ होता है। अच्छा सर, तो मतलब आप कहना चाहते हो कि आप यहीं से आंसर निकाल दोगे क्या? नहीं, मैं यहां से आंसर तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि और तुम्हें डर लग जाए, उससे बेहतर है मैं वापस से डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स स्क्वायर कर दूं। देखो, तो डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसका एक बार दो बार अवकलन करो, तो पहली बार अवकलन करेंगे तो कितना आएगा? पहली बार अवकलन करेंगे सर तो उसके लिए डी यू बटा डी एक्स का मान निकालना पड़ेगा। तो डी यू बटा डी एक्स का मान कितना आ जाएगा? इसका अवकलन होगा सर, इसका अवकलन क्या निकाल सकते हैं? ये हो जाएगा सर यहां से 2ax माइनस बी, ये पहला अवकलन होगा। मैं माइनस माइनस को गोली मार रहा हूं, अब मैं बस अवकलन कर रहा हूं। एक और बार अवकलन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2a, x तो 1 आ जाएगा और b का अवकलन 0 हो गया, मतलब ये 2a आ गया। तो देखो भैया 2a क्या है? 2a पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू? सर ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर जो साम्य अवस्था आएगी डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स स्क्वायर, देख 2a है, 2a एक पॉजिटिव नंबर होगा। अब a पॉजिटिव होगा, दो भी एक पॉजिटिव चीज होती है, तो डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स स्क्वायर का ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर स्थायी साम्य अवस्था आएगी। उसने बोला नहीं, फिर भी हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। अच्छा अरे सर एक पार्ट रह गया, सी, साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा। साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा, तो साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या था? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र सर उसने दिया था, नहीं समीकरण दिया था ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। और कब निकालना है ये? कब निकालना है? स्थितिज ऊर्जा निकालनी है x बराबर b बटा 2a पर। क्यों? क्योंकि वहां पर साम्य अवस्था थी। तो कितना हो जाएगा? x बराबर b अपॉन में 2a पर निकालना है। तो इसकी वैल्यू उठाकर रखेंगे तो ये हो जाएगा u बराबर a, x की जगह लिखेंगे b बटा 2a का स्क्वायर माइनस b इंटू b बटा 2a। ये आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे को किस पर निकालना है? x बराबर b बटा 2a पर। ये b बटा 2a कहां से आया? ये मैंने अभी सॉल्व किया था कि साम्य अवस्था कहां पर होगी। बहुत ही प्यारा सा सवाल, सब कुछ सीख लिया हमने इससे। तो u का मान कितना आ जाएगा? u का मान आ जाएगा सर a इंटू बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर इंटू 2a। यहाँ पे स्क्वायर क्यों? अब यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं किया? वहां पे x है ना, क्यों स्क्वायर करूं? हर कोई मन से थोड़ी ना स्क्वायर कर रहा हूं मैं। ये कट गया तो हो गया b स्क्वायर अपॉन में 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2a। तो इसको माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बी स्क्वायर अपॉन में 4a आ जाएगा माइनस के साथ। होमवर्क सोचो, इसमें हमने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? बहुत बढ़िया बात है, सोचो बैठकर। ये सवाल में हमने पहले बल का व्यंजक ज्ञात किया। बल का व्यंजक ज्ञात करने में साम्य अवस्था तक करना थी, तो बल बराबर 0 से साम्य अवस्था ज्ञात कर ली। फिर उसके अंदर साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा निकालनी थी, तो वहां पर साम्य अवस्था स्थितिज ऊर्जा के समीकरण में स्थिति रख दी, तो हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात हो गई। और ये न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होगी, मिनिमम होगी। क्यों मिनिमम होगी या न्यूनतम होगी? क्योंकि ये स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति है, वो भी हमने ज्ञात कर लिया। कैसे किया? डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स स्क्वायर करा हमने, तो वो 2a आया, या वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। क्लियर है बेटा? बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल। आगे बढ़ते हैं हम एक और सवाल AIPMT 2012 का। उसमें हमें बोला है कि किसी बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा लिखी गई है, जहां a b धनात्मक नियतांक है तथा r कण की बल क्षेत्र में केंद्र से दूरी है। स्थायी संतुलन की दशा में कण की दूरी क्या होगी? है ना, मतलब क्या पूछा है? इसने पूछा है कि स्थायी स्थिति में, या इसने पूछा है कि जब स्थिर साम्य अवस्था आएगा तो उसमें x का मान क्या होगा? कण की स्थिति पूछी है। तो भैया करते हैं सॉल्व, आओ। बढ़िया सा सवाल। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? du बटा dx बराबर 0 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता चले कि कहां पर स्थायी कहां पे अस्थायी साम्य अवस्था आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भैया ये। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम सर लिखेंगे इसे, इसका डिफरेंस, और सर नहीं आता, एक काम कर, इसको ऐसा लिख ले, u को लिख ले a r की घात -2 माइनस b r की घात -1। अब तो आएगा, बोल आएगा?
हाँ सर अब आएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब इसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन हो जाएगा ए तो नियत मान है आर की घात -2 -1। अच्छा सर -2 का गुणा भी कर लो आगे, बहुत बढ़िया, फिर लगाओ माइनस का चिन्ह, फिर इसका अवकलन करेंगे तो b आगे रख लो, फिर ये हो जाएगा -1 आर की घात -1 यह 0 के बराबर होना चाहिए। यह अवकलन किया है मैंने अवकलन किया है, घात में माइनस करना पड़ता है इसलिए यह ऐसा अवकलन होगा। -2a आर की घात -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b इंटू आर की घात -2 बराबर होगा 0 के। क्लियर है? तो सर इसे क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा इसको थोड़ा सा आसान बना देता हूं, -2a बटे में आर की घात 3, क्योंकि माइनस में है ना तो नीचे ले आया, प्लस b अपॉन में आर की घात 2 बराबर हो गया 0 के। एकदम आसानी से मैंने अवकलन करा और सॉल्व करा। अब इसमें से 1/r² को मैं कॉमन ले लेता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा बेहतर तरीके से दिख रहा है वो कॉमन में, तो हो जाएगा -2a/r प्लस b बटे में 1 बराबर हो गया 0 के। वाह भाई वाह, देखो कितना प्यारा बन गया। तो या तो सर ये 0 हो जाए, अब 1/r² 0 कब होगा, जब r अनंत हो जाए, या ये वाली चीज 0 हो जाए। देखो मल्टीप्लाई में दोनों को 0 करना है, तो क्या इसको 0 कर दूं अगर मैं, तो बात बन जाए, तो -2a/r प्लस b बराबर हो जाए 0 के, या मैं इसे लिख सकता हूं b तो इधर ही है, ये उधर ले जाऊं मैं तो जब -2a बटे माइनस का प्लस हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, प्लस कर दिया, डरा चलो प्लस कर दिया। r का मान निकालना था, r का मान, तो r का मान क्या हो जाएगा सर, इसे इधर ले जाओ तो जगह r बराबर 2a बटे में b, अरे बटे में b आ जाएगा, ट्विंग है क्या ऑप्शन में, हो मिल गया चमत्कारी ऑप्शन, है ना। तो ये वह स्थिति है ना, f बराबर 0 मतलब संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है, तो वहां पर संतुलन की स्थिति क्या होगी, तो 2a/b होगी। क्लियर है बेटा, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम एक और नए प्रकार का टॉपिक पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब हम जो बातें करने जा रहे हैं और हम जो कहानी करेंगे अब बेटा, वो कहानी होगी यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम पर। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये क्या होता है, देखो अभी तक हमने जो पढ़ा वह सबको स्थितिज ऊर्जा की पूरी कहानी हमने पढ़ डाली, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इसी के साथ ही साथ हमने गतिज ऊर्जा की कहानी पहले ही पढ़ ली थी। अब अगर मान के चलो कहीं पर, बहुत ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, मान के चलो कि कहीं पर असंरक्षी बल नहीं है, असंरक्षी बल नहीं है, जैसे अगर मैंने एक गेंद को ऊपर से छोड़ दिया, तो गेंद नीचे जाएगी अगर वायु का घर्षण नहीं है। मेरे पास एक समतल था, वहां पर एक स्प्रिंग लगी हुई थी, एक ब्लॉक को उसकी तरफ फेंक दिया, ऐसे सवाल हमने किए पहले, मैंने फेंक दिया तो जाएगी स्प्रिंग को दबाएगी और यहाँ पर कोई घर्षण नहीं है। तो जब भी संरक्षी बलों की बात होगी बेटा, तो वहां पर हम स्थितिज ऊर्जा देख पाएंगे। स्थितिज ऊर्जा कब देखेंगे, संरक्षी बल होंगे। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं सर कि जब भी संरक्षी बलों की बात होगी तो वहां पर हम पूरी यांत्रिक ऊर्जा लिख पाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा में दो चीजें, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। अब जब भी असंरक्षी बल नहीं होते हैं तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो एक कुल ऊर्जा होता है, और हर कंडीशन में वो कुल ऊर्जा हमेशा नियत होती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी ना, यही चक्कर चलता रहेगा दोनों के बीच में, और यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते एक बार, बोला जाता है कि निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा तथा निकाय के प्रत्येक वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा, ना निकाय मतलब सिस्टम हो सकता है जिसमें एक या एक से ज्यादा कण हो सकते हैं हमारे पास, एक साथ निकाय की यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है ना। क्या क्या है भैया हमारे पास है गतिज ऊर्जा, प्लस स्थितिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होता है बेटा वह कुल ऊर्जा होता है। तो इन दोनों का जो योग है वह सदैव और सदैव नियत होगा। स्थितिज ऊर्जा को हम यू से बोलते हैं, गतिज ऊर्जा को के ई या के बी बोल सकते हो, और ई जो होगा वो कुल ऊर्जा हो जाएगा। तो यहां पर यदि निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा तथा कुल स्थितिज ऊर्जा को ई, के और यू द्वारा निरूपित किया जाए तो हम लिख सकते हैं ई बराबर होगा के प्लस यू। सर लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा देखो, इस चीज को डिराइव करने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। मैं तुम्हें जो सही डेरिवेशन है, जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो बताना चाहता हूं, है ना। सर डेरिवेशन क्यों करवा रहे हो, हमको जो नीट के लिए पढ़ना डेरिवेशन की जरूरत नहीं बेटा, ये डेरिवेशन नहीं है, ये जो थ्योरेटिकल सवाल आएंगे उनका फील लेने का तरीका है। ध्यान समझना, हमने एक बात पहले पढ़ी थी, थोड़े ही दिन पहले हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था ना, या हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय उसे बोला था। कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? उसमें हमने लिखा था कि जो परिमाणी बल होगा वह बराबर होना चाहिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। मौज हो जाएगी जिंदगी की। ध्यान समझना, देखो परिमाणी बल का कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर इसके अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं। सर आपने बताया आंतरिक बल, बाह्य बल या संरक्षी और असंरक्षी। तो दो प्रकार के बल हम महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे, एक संरक्षी होगा और एक असंरक्षी होगा। संरक्षी और असंरक्षी बल होंगे इसमें। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि यहाँ पर जो W नेट है वो दो चीजों से मिलकर बनेगा। एक बनेगा कार्य जो संरक्षी बल का होगा और एक से बनेगा जिसमें होगा कार्य असंरक्षी बल का। असंरक्षी बल का कार्य होगा। तो अब इन दोनों का जो योग होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां से संरक्षी बल का कार्य प्लस असंरक्षी बल का कार्य हाँ इसके चरणों में लिख रहा हूं मैं ना, संरक्षी असंरक्षी W के चरणों में लिखता हूं मैं, बराबर होना चाहिए गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के। अच्छा सर, अब यहां पर असंरक्षी बल आप बोल रहे हो शून्य है। अगर असंरक्षी बल नहीं है तब मैं लिख सकता हूं कि सर संरक्षी बल का, देखो ये सबसे स्टैंडर्ड तरीका इस चीज को प्रूव करने का जो आपको नीट के लेवल पे आना चाहिए। बाकी जो गंदे डेरिवेशन स्कूल वाले करवाते हैं या जो आपने कभी पहले पढ़े हो या पढ़ने वाले हो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, है ना। मैं बेकार भी बता सकता हूँ तो मैं बहुत अच्छा भी बता सकता हूँ। तो पहले जो बहुत अच्छा है, जो टॉप लेवल का, वो सीख लो। नीचे की बातें सब अपने आप चुटकियों में समझ में आएगी। मतलब ये मुझे समझ में आया कि संरक्षी बल का जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होना चाहिए और सदैव होना चाहिए। अब संरक्षी बल का कार्य क्या होता है सर? संरक्षी बल का जो कार्य होता है वह होता है माइनस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट से इक्वेशन बन गया यहां से। इसका जो संरक्षी बल का कार्य होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है और यह होगा गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर। मतलब कि मैं यहां से लिख सकता हूं कि देखो माइनस डेल्टा यू स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर है, या मैं लिख सकता हूं 0 बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। मतलब स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन प्लस गतिज ऊर्जा का परिवर्तन 0 है। मतलब कि इन दो गतिज ऊर्जा का परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन करोगे तो उन दोनों का जो योग आएगा वो 0 आएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं इसे, परिवर्तन को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सर फाइनल गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस फाइनल स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर क्या बना देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसे मैं लिख सकता हूं फाइनल गतिज ऊर्जा प्लस फाइनल स्थितिज ऊर्जा। इसे माइनस वालों को इधर लिया होते हुए जगह इनिशियल गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। मतलब प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है वो अंतिम या किसी भी क्षण पर, यह अंतिम जो है ये किसी भी क्षण पर है।
क्षण पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ये गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक कुल ऊर्जा और किसी भी क्षण पर कुल ऊर्जा बराबर होना चाहिए, मतलब कुल ऊर्जा नियत है। और कौन सी कुल ऊर्जा है यह? कौन सी कुल ऊर्जा है सर? इस कुल ऊर्जा में हम केवल एक ही चीज ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं संरक्षी बल या स्थितिज ऊर्जा का, स्थितिज और संरक्षी बल का कार्य मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, बस यही दो चीजें लेंगे। क्या ये मेरी बात है प्यारे बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से चमकती है? तो यहां पर होगा कुल ऊर्जा जो है वह नियत रहने वाली है इसमें। क्लियर है बेटा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जोरदार सी बात। मतलब सर मैं ऐसा हमेशा लिख पाऊंगा कि बिल्कुल लिख पाएगा बेटा कि अगर जो गतिज ऊर्जा उसकी जगह स्थितिज ऊर्जा लिख ले, स्थितिज की जगह गतिज ऊर्जा लिख ले, इन दोनों का जो योग है हमेशा कुल ऊर्जा के बराबर होगा ही होगा। इसका एक और जो डेरिवेशन स्कूल वाले करवाते हैं या कभी कभी आपने देखा होगा वो मैं बता देता हूं। यह एक प्रकार का सवाल ही है अब हमारा, है ना? ये सवाल के रूप में ले सकते हो और ये डेरिवेशन के रूप में भी ले सकते हो। ऐसे क्योंकि मैं दो तीन बातें नई नई समझ जाऊंगा। जैसे यदि h ऊंचाई से एक गेंद को छोड़ा जाता है तो क्या होगा? देखो भैया, अगर h ऊंचाई से एक गेंद को छोड़ा जाता है ना, यहां पर ये गेंद को छोड़ दिया, ट्विंग, ये गेंद नीचे आ रही है, तो ये h ऊंचाई, कैपिटल H ऊंचाई से गेंद को छोड़ दिया। अब इसे मैंने बोल दिया बिंदु A, ये गेंद नीचे ही नीचे ही नीचे ही नीचे ही नीचे ही नीचे ही नीचे 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 यहां पर बोल दिया बिंदु C। और कहीं बीच मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बोला कि यहां पर यह कुछ h गिरी होगी, कहीं भी h मान सकते हो, नीचे से मान सकते हो, ऊपर से मान सकते हो। इसे मैंने बोल दिया बिंदु B। तो अगर मैं तुम्हें ये प्रूव करके दे दूं कि कुल ऊर्जा A पर जो होगी वह कुल ऊर्जा B पर, अच्छा जैसा TE क्यों लिख रहे हो? टोटल एनर्जी, है ना? अच्छा अरे भैया यही नहीं पता, ओहो सॉरी शक्तिमान, हमने यहाँ पे TE क्यों लिख दिया? TE मतलब कुल ऊर्जा। तो आपने कुल के आगे ऊर्जा तो लिखा ही नहीं था, चलो कोई बात नहीं। कुल ऊर्जा, है ना? देखो तो टी टोटल एनर्जी ए पर बी पर सी पर तीनों बराबर होगी। मैं यहाँ पर डेरिवेशन जो करने वाला हूँ इसमें तुझे ये बात समझाने वाला हूँ कि जहां पर mgh लिखा हुआ है उसकी जगह हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हो और हाफ mv स्क्वायर की जगह mgh भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, ये अगर सेटिंग बैठ गई दिमाग में तो सवाल चुटकियों में बनते जो नीट वीट में आते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ए बिंदु से शुरुआत करते हैं, मैंने लिखा बिंदु रे बिंदु मेरी प्यारी बिंदु ए, बिंदु ए, बिंदु ए। बिंदु ए पर क्या होगा? बिंदु ए पर सर केवल और केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा शून्य है। स्थितिज ऊर्जा होगी mg कैपिटल H, क्यों? क्योंकि वो जमीन से कैपिटल H ऊंचाई पर है। क्लियर है छोटी सी बात? अच्छा, इसी प्रकार से बिंदु सी देख लेते, ज्यादा आसान है। अच्छा और कुल ऊर्जा बताओ जरा, कुल ऊर्जा ए पर, तो सर कुल ऊर्जा होगी गति प्लस स्थितिज, ये हो जाएगा mg कैपिटल H हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करूं, पूछूं, जानूं और समझूं सी पॉइंट, तो सी बिंदु भी आसान है, सी बिंदु भी आसान है। अगले पेज पे जाते हैं यार, सी बिंदु के लिए अगले पेज पे लिखते हैं हम। यहां पर अगला पेज पे हमने लिखा है यहां पर बिंदु सी। बिंदु सी पर क्या होगा सर? वो गेंद H नीचे गिर गई है। बिंदु सी पर लिखा हमने वो गेंद H नीचे गिर गई है, तो क्या होगा वहां पर? अगर H नीचे गिर गई है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो यहां पर सर जो ऊर्जा होगी उसे हम बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा होगी, और वो होगी हाफ mvc का स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, क्यों? क्योंकि वो नीचे आ गई। अब ये वेग निकाल सकते क्या? बिल्कुल सर, आपने हमें सिखाया कि अगर एक गेंद H नीचे गिरती है तो उसका जो वेग होता है वो √2gh होता है। अब H गिरने पर वेग क्या होता है? √2gh होता है, गति का तीसरा समीकरण। तो यहां से vc चुटकी बजाकर मैं लिख सकता हूं √2gh।
तो सर यहां पर अगर हम रखें तो जगह m इंटू √2gh का स्क्वायर। ओहो, तो यहां से हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा जो होगी सी बिंदु पर वो हो जाएगी हाफ m, इसका स्क्वायर करो, जगह 2g कैपिटल H, 2 ने 2 को मार दिया, mgh हो गया। ये गतिज ऊर्जा आ गई सी पर। तो कुल ऊर्जा जो होगी वो होगी स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह होगी 0 और गतिज ऊर्जा होगी mgh। तो ये भी mgh हुई। वाह भाई वाह। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बिंदु बी पर। देखो भैया ये है कसौटी जिंदगी की, बिंदु भी कहीं बीच में था। तो बिंदु बी पर सर, बिंदु बी पर क्या हुआ, बिंदु बी पर क्या हुआ, ये एच गिरा था। तो अगर बिंदु बी पर ये एच गिरा था तो मैं क्या लिख सकता था, देखो ध्यान से, क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं सर यहाँ पर, मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, इस पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी हाफ m वीबी का स्क्वायर। अब बी बिंदु पर वेग क्या होगा, तो सर अगर एच गिरा है तो बी बिंदु पर जो वेग होगा वो √2gh होगा। ये समझ में आ गया? इसमें हंस रहे हो बैठकर। अबे √2gh होगा ना, एच गिरा तो √2gh वेग हो गया, कहानी खत्म होगी। तो ये हो गया सर हाफ m इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2gh ही आ जाएगा। अबे रूट का स्क्वायर करना है यार, खुद से करो कभी कुछ। ये हो जाएगा mgh गतिज ऊर्जा। देख अब मैं तुझे ये समझाना चाह रहा था इसमें कि अगर ये h गिरा तो इसकी गतिज ऊर्जा mgh आ गई है ना। गतिज ऊर्जा हमेशा मैं हाफ mv स्क्वायर कोई जरूरी नहीं है, mgh के रूप में भी लिख सकता हूँ। भाई वही तो, वो जितनी खत्म हुई mgh खत्म हो गई, स्थितिज ऊर्जा खत्म हो गई तो कहां चलेगी, गतिज ऊर्जा में चलेगी। तो वो जो खत्म हुई वो उधर जुड़ जाएगी। ऐसे अगर मैं स्थितिज ऊर्जा पूछता तुमसे तो क्या बोलते हैं सर mg अब कितना ऊपर है, ध्यान से समझना सर, ये है h माइनस h ऊपर। क्यों? क्योंकि पूरी ऊंचाई h थी, ये मैंने स्मॉल h बोल दिया तो धरातल से कितना ऊपर है, h माइनस h ऊपर है। तो यहां से लिख सकता हूं मैं h माइनस स्मॉल h। ये स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो कुल ऊर्जा जरा बताना एक बार, कुल ऊर्जा C पर, तो ये हो जाएगा सर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ये हो जाएगा यहाँ पर mgh। देख ध्यान से देख, गतिज ऊर्जा भी mgh के रूप में लिखी जा सकती है, प्लस mg h माइनस h। mg को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये एक काम करो पूरे में से mg कॉमन ले लो, हटाओ mg को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अरे mg को अंदर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, h से h कटेगा ही कटेगा। तो ये हो जाएगा mg कैपिटल H। तो ये आ गई टोटल एनर्जी C पर। तो ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी जो A पर आई थी, अरे ये तो B था, ओहो एक सेकंड नजर हटी, दुर्घटना घटी, ये तो B था सर, हाँ ये B था। तो टोटल एनर्जी जो B पर आई है, टोटल एनर्जी जो C पर आई है और टोटल एनर्जी जो A पर आई है, तीनों बराबर आई है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात हमने ये सॉल्व करी है। टोटल एनर्जी हमेशा नियत होती है और गतिज ऊर्जा को भी हम mgh के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखना, जितना नीचे आई तो जितनी स्थितिज ऊर्जा खो दी उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना। ये चाहो तो ऐसा स्टार करके लिख लो, एक SP स्टार पॉइंट बना लो यहाँ पर कि गतिज ऊर्जा जितनी कम होगी, सॉरी स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी, ये सवाल सॉल्व करने के लिए ट्रिक है ना। उतनी ही के बढ़ेगी। सर ये मुझे मतलब मजे तो रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इसमें। अबे रुक जा, अभी बहुत मजा आएगा, है ना। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो आगे के सवाल तुम चुटकियों में कर ले जाओगे कि बढ़ेगी, ठीक है। चलो भैया, तो ये आज हम इतना ही रखते हैं। इस पर और भी कुछ सवाल कर लेते हैं छोटे मोटे से और कुछ क्विज के रूप में क्वेश्चन देख लेते हैं ना। इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो फटाफट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल कर लेते हैं यार इस पे ना। जैसे पहला एक बढ़िया सवाल ले लेते हैं। सवाल कहता है, इसमें अभी और भी सवाल करेंगे, मतलब आज की क्लास का भी थोड़ा समय
खत्म हो रहा है हमारा, है ना। तो हम 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे, उसके बाद अगली क्लास भरकर सवाल ही सवाल पेल देंगे, इसमें चिंता मत करो, खूब सवाल। एक वस्तु को 8 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, सतह से टकराने के पश्चात यह 6 मीटर ऊपर तक उछलती है। तो गतिज ऊर्जा में टक्कर के दौरान आंशिक हानि क्या होगी? तो देखो यार, इसको ऐसा समझो, मान के चलो एक गेंद को हमने h ऊंचाई से छोड़ा, तो 8 मीटर से छोड़ा, टकराई, और टकराने के बाद में यह 6 मीटर तक ऊपर चली गई। अब करने वाले इसको ऐसा करेंगे, है ना, जैसे दुनिया वाले वो उसको ऐसा करेंगे, या कुछ ऐसा कर सकते हैं, यार यहां से गतिज ऊर्जा निकालूं, फिर यहां से यहां तक की गतिज ऊर्जा निकालूं, गतिज ऊर्जा के लिए वेग निकालूं। अबे मूर्ख है क्या पूरा? अभी क्या समझा, क्या एसपी स्टार पॉइंट बताया, उसी का एहसास दिलाने के लिए सवाल है। ध्यान से समझ, ध्यान समझ। यहां पर जब इस ऑब्जेक्ट, ये जो गेंद है यहां पर टकराएगी, तब इसके पास ऊर्जा कितनी होगी? इसके पास सर गतिज ऊर्जा होगी, और कितनी होगी? जितनी स्थितिज ऊर्जा खो गई। ये सोच, स्थितिज ऊर्जा कितना बाहर आया, गतिज ऊर्जा बाहर आई, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी खत्म होगी? mgh खत्म होगी। तो गतिज ऊर्जा जो होगी, टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा जो होगी वो होगी mg इंटू 8। टक्कर से पहले, टक्कर से पूर्व गतिज ऊर्जा। अब देख, यहां पे टकराई, टकराने के बाद में 6 मीटर ऊपर जा रही है, तो कितनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी? सर mg इंटू 6। सब कुछ स्थितिज ऊर्जा के टर्म्स में सोच, सब कुछ स्थितिज ऊर्जा के टर्म्स में सोच। क्योंकि गतिज ऊर्जा में घुसेगा तो वेग निकालना पड़ जाएगा, क्यों जाऊं मैं, क्योंकि गतिज और स्थितिज एक ही है। तो यहां पर हो जाएगा mg इंटू 6। क्योंकि देख, जितनी इस गतिज ऊर्जा रही होगी उसकी वजह से स्थितिज ऊर्जा मिली इसको, तो ये 6 मीटर ऊपर गया, तो mg इंटू 6। ये भले ही, ये देख, ये क्या है, ये इस बिंदु की mg इंटू 6 इस बिंदु की गतिज ऊर्जा है, या मैं बोलूं इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा, बात बराबर है। क्योंकि यहां पर जितनी स्थितिज गतिज ऊर्जा होगी वही पूरी स्थितिज ऊर्जा में जाएगी। अरे यही तो सीखा हमने पूरे पीछे, क्या सीखा कि जो गतिज है वो स्थितिज में, तो स्थितिज गतिज में जा रही है। उसके पीछे भी यही सीखा था हमने कि सर यहाँ पर ये जो ए था ये क्या थी? mgh थी, कुल ऊर्जा। फिर जब सी पे पहुंचा, है ना, सी पे पहुंचा तो कुल ऊर्जा mgh, मतलब अब यहाँ पे जो स्थितिज थी वो गतिज में बदल गई है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि यहाँ पर लिख सकते हैं mg इंटू 6, ये टक्कर के बाद। बस कहानी खत्म, पैसा हजम। हमें पूछा है कि आंशिक हानि कितनी होगी। तो आंशिक हानि कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं कि परिवर्तन, इसे 1 बोल देते हैं, इसे 2 बोल देते हैं, है ना। हम बोल सकते हैं परिवर्तन बटा प्रारंभिक, ये आंशिक हानि हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ ke2 माइनस ke1 बटे में ke1। तो यहां पर सर हम लिख सकते हैं कि ke2 हो गया है mg इंटू 6 माइनस mg इंटू 8 बटे में mg इंटू 8। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक जो है वो लिखना होगा ना, हानि कितने प्रतिशत, आंशिक हानि, ना फ्रैक्शन में आंसर है ना। तो यार मुझे कैसे पता चला आंशिक हानि है? अरे यार आंशिक हानि में फ्रैक्शन में कैसे देख, 4 ऑप्शन फ्रैक्शन में, तो मतलब कि वही परिवर्तन बटा प्रारंभिक करना था। अगर वो बोल देता कि कितनी हानि हुई है तो mg इंटू 2, तो वो ऐसा कुछ ऑप्शन दे देता जो फ्रैक्शन में नहीं होता। mg इंटू 2 कैसे बोला हमने? देख, इन दोनों को माइनस कर, माइनस mg इंटू 2 बटे में mg इंटू 8। तो mg कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2। माइनस में हो गया सर, आना चाहिए था माइनस में, क्योंकि ये हानि है, हानि। अब नुकसान हुआ है तो माइनस में आएगा ना, क्यों? खत्म हुई ऊर्जा, इसलिए माइनस में आया। कोई दिक्कत नहीं, सही है हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसी प्रकार से एक और दिलचस्प सवाल बोला है कि एक पत्थर को अधिकतम ऊंचाई h तक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। भयंकर सवाल भैया, यहां से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचेगा, वाह भाई वाह। फिर बोला है ऊपर जाकर नीचे आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, मुझे पता है, मुझे पूछा है कि जब यह धरातल से 4h/5 ऊंचाई पर होगा तब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। देखिए, अब चुटकी बजाओ, आंसर पाओ। बजाओ चुटकी, देखो बजाओ चुटकी, आंसर आ जाएगा। यहां पर मालूम है तुम्हें, यहां पर क्या हुआ होगा? यहां पे जो स्थितिज ऊर्जा है वो हो गई होगी mg इंटू 4h/5। क्या जनता इस बात से राजी है? अरे मानते हो इस बात को कि वहां पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी सर mg इंटू 4/5 ऊंचाई पर है, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा हो गई होगी mg इंटू
4h/5। गतिज ऊर्जा कितनी हुई होगी? गतिज ऊर्जा हुई होगी mgh कुल ऊर्जा थी माइनस mg 4/5। देख मैंने वेग नहीं निकाला, ना निकालूंगा, मैं सीधे कर दूंगा एसपी स्टार मेथड से। चुटकी बजाओ आंसर पाओ। यहां पर हो जाएगा mgh/5। ये मेरा आंसर आ गया। फिर से देख ऐसा चौके मत। यहां पर स्थितिज ऊर्जा इतनी है। अब कुल ऊर्जा कितनी है? अगर इसे h ऊपर तक जाना तो हर एक बिंदु पे जो कुल ऊर्जा होनी चाहिए वो mgh होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो गतिज बढ़ती जाए, स्थितिज बढ़ती जाएगी, गतिज कम होती जाएगी। तो यहां तक पहुंचना है इसे h ऊंचाई तक, तो mgh कुल ऊर्जा होगी। अब यहां पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी सर? गतिज ऊर्जा हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा जो है mg 4h/5 है, और गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो उसको हम निकाल सकते हैं कुल ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। यहां हम इसे लिख सकते हैं mgh माइनस mg 4h/5। तो हो जाएगा mgh/5। खत्म कहानी। ये एक है, ये -1/4 mgh को कॉमन ले लेते, 1 -4। अरे यार भाई साहब, साल भर हो जाएगा पढ़ाते पढ़ाते, 10 साल पढ़ाऊंगा फिर भी मैं यही बताता रहूंगा तुम ये जोड़ घटाव कैसे करते। छोड़ दो बे, तुम सब छोड़ दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब छोड़ो। एक महीना या चलो एक हफ्ता ज्यादा, एक हफ्ता केवल गणित पढ़ते हैं अपन, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा। mgh 1 - 4/5। तो ये 1 - 4 कर यार, 1 - 4/5 1/5 होता है, मुझे पता है। चलो या तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ये हो जाएगा 5 है ना। मुझे पता हमारे बीच में कुछ बहुत तेजस्वी लोग हैं है ना, हम लिखेंगे अरे यार सर तो सवाल अधूरा छोड़ देते हैं। उनको क्या पता कि ये जो सर अभी अधूरा छोड़ रहे हैं, अगर तूने उसे पूरा नहीं करा ना, ये अधूरा नहीं है वैसे, लेकिन अगर ये तूने बीच के फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करे तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी। फिर यही गाना आएगा तुम्हारे मन में, हमारी अधूरी कहानी। चलो भैया आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh/5 और ये जगह 4 mgh/5। तो ये सब कुछ कट जाएगा, 1/4 आंसर आ जाएगा। 1/4। मेरे पास इसको करने का और भी खतरनाक शॉर्टकट है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा अभी तुम्हें। चल ये हो जाए 1/4। क्लियर है कहानी? चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्विज के रूप में 2 आसान से सवाल दे रहा हूं, जल्दी से इनका जवाब बताइए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने। स्थितिज ऊर्जा का समीकरण दिया है ना, विभव क्षेत्र क्या उसे गोली मार दो। स्थितिज ऊर्जा का समीकरण दिया है, तुम ये देखो साम्यावस्था कहां होगी, साम्यावस्था कहां होगी ये निकालना है। जल्दी से आंसर बताओ। छोटा सा सवाल, अवकलित कर 0 कर दो बस। आगे आंसर। चलो भैया आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बोला है h ऊंचाई से एक वस्तु गिराई जाती है, जब इसकी स्थितिज ऊर्जा में हानि u होती है तब वेग क्या होगा? कॉमन सेंस की बात, जितनी स्थितिज ऊर्जा खोएगी उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो वेग बताना, वेग है तो द्रव्यमान बताना है। चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरती से मुझे उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। चलिए इन दोनों के जवाब जान लेते फटाफट। आसान से सवाल थे। स्थितिज ऊर्जा दी हुई है और उसके बाद में हमें साम्यावस्था के लिए स्थिति ज्ञात करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है? 8x² - 4x + 40। dx को शून्य कर दे ताकि बल भी शून्य हो जाए। तो ये कितना आ जाए सर? देखो इसको 8 को बाहर रख दो, x² का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, -4 को बाहर रख दो, x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 40 का अवकलन 0 हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। तो 8 × 2 16x कितना हो चुका है? 16x हो चुका बेटा। ये 16x - 4 बराबर 0।
आ गया क्या आंसर? बिल्कुल आ गया। x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा सर जी, यहां से x का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/16 या 1/4 या 0.05 मीटर x का मान मैं लिख सकता हूं। तो ये मेरा सही जवाब आ गया। चलो भैया आखिरी सवाल देख लेते हैं। हमें बोला है कि h ऊंचाई से गेंद को गिराया गया है और उसमें u ऊर्जा में हानि होती है, सॉरी u स्थितिज ऊर्जा में हानि होती है, तो गतिज ऊर्जा कितनी बड़ी होगी? गतिज ऊर्जा जो है वो u के बराबर है। क्यों? क्योंकि जितनी स्थितिज ऊर्जा कम होगी उतनी गतिज ऊर्जा को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुल ऊर्जा को नियत रहना है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? ½ mv² होती है। कहानी खत्म हो चुकी है। हमें v दिया है, m निकालना, तो ये इसको गुणा कर दो उधर, तो m हो जाएगा सर 2u बटे में v का स्क्वायर, 2u बटे में v का स्क्वायर हमारा जवाब आ जाएगा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। 2u बटा में v का स्क्वायर ऑप्शन में है, हाँ ये 2u बटा v का स्क्वायर हमारा जवाब आ गया। चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। जाने से पहले एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सामने उसका काफी इंपॉर्टेंट सी बात, हमने देखा कि सर आपने अगर इसको ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया या सीधा रख दिया, तो यहाँ पे अस्थायी साम्यावस्था होती है, यहाँ पर स्थायी साम्यावस्था होती है और यहाँ पर उदासीन साम्यावस्था होती है। और तीनों ही कंडीशन में क्या होता है सर, यहाँ पर बॉल रखो, यहाँ पर बॉल रखो या यहाँ पर बॉल रखो, तीनों ही कंडीशंस में क्या होता है, तीनों ही कंडीशंस में यहाँ पर एफ नेट 0 होना चाहिए, एफ 0 होना चाहिए, एफ 0 होना चाहिए, एफ 0 होना चाहिए। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने इसको थोड़ा इधर उधर घुमाया तो लुढ़क जाएगा, अस्थायी हो गया, इधर लुढ़काया वापस आ गया, इधर लुढ़काया वापस आ गया ना, तो ये तुम्हारी ये सच्चा प्यार है। इसे कहीं भी छोड़ाओ ये तुम्हारे पास लौट आएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, स्थायी साम्यावस्था होगी। और ये कैसी है, इसे तुमने थोड़ा सा लुढ़काया या थोड़ा सा बेईमानी करी तो भाग जाएगी, ये भाग गई, अस्थायी होगी। और ये जहां भी रखो ये सबके साथ खुश है भैया, ये उदासीन है। फिर हमने पढ़ा था इसमें कि d² u बटा dx² जो होगा वो लेस देन 0 होना चाहिए सर। इसमें d² u बटा dx² जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और इसमें d² u बटा dx² जो होगा वो लेस देन 0, सॉरी बराबर 0 होना चाहिए। इसमें x में स्थापित करेंगे तो बल भी, सॉरी पॉजिटिव में तो बल पॉजिटिव में, नेगेटिव में स्थापन बल नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में स्थापन किया बल नेगेटिव में, नेगेटिव में स्थापन किया बल पॉजिटिव में, उल्टा होता है। और इसमें हर जगह बल बराबर ही होता है। फिर हमने चर्चा करी थी सर यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो कुल ऊर्जा होगी वह हमेशा नियत होती है, या कुल ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वह सदैव 0 होता है। मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वह 0 होगा। या हम लिख सकते हैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम गतिज ऊर्जा, सॉरी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बराबर होगी अंतिम गतिज ऊर्जा प्लस अंतिम स्थितिज ऊर्जा के, या कुल प्रारंभिक ऊर्जा जो होगी वो कुल अंतिम ऊर्जा के बराबर होगी। चलिए भैया तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे और हर बार की तरह होमवर्क ऐप में ही आपको मिल जाएगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर और कुछ छोटे मोटे उदाहरण और शक्ति। ठीक है भैया, तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त